दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं रीट भर्ती परीक्षा का जो पेपर है दिनांक 24/7/2022 का इवनिंग पारी का, शाम की पारी का, इससे पहले जो 3 पेपर हुए थे मैंने उनको यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करना नहीं भूलें। मैं बात कर रहा हूँ दिनांक 24/7/2022 के इवनिंग पारी का जो पेपर था, उस पेपर की। वहाँ पर मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र स्मृति के आधार पर मैंने तैयार किया है। बच्चों से बहुत सारे प्रश्न पूछे, तब जाकर के ये प्रश्न इकट्ठा हो पाए, संग्रहित हो पाए। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको जो दुविधा बनी रहेगी जब तक परिणाम नहीं आता तब तक, तो उसमें आपको कुछ रिलीफ मिल सके, आपका कुछ हित हो सके, मानसिक तनाव आपका दूर हो सके, आप समझ स्थापित कर सके, इसलिए मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको स्क्रीन पर एक पुस्तक दिखाई दे रही होगी, लक्ष्य पब्लिकेशन की यह पुस्तक प्रज्ञा नाम से मार्केट में वर्तमान में उपलब्ध है, जिसका नाम है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान एक समग्र अध्ययन। मित्रों, ये समग्र अध्ययन वाली पुस्तक है। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें कंटेंट डाला है। इस पुस्तक में 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी संग्रह है और इसकी खास बात यह है कि इस पुस्तक से चारों जो परीक्षा आयोजित हुई है रीट भर्ती परीक्षा की, पहला L1 का पेपर, दूसरा इवनिंग पारी का L2 का पेपर, दिनांक 24 का मॉर्निंग शिफ्ट का, और आज मैं जो हल करवाने जा रहा हूँ इवनिंग शिफ्ट का, सभी मनोविज्ञान के प्रश्न, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए, इस पुस्तक से हूबहू लगभग सभी प्रश्न, 1-2 प्रश्न जो बेसिक आधार पर थे उनको छोड़ करके सभी प्रश्न, इसको हम सभी मान सकते हैं, क्योंकि वो जब विषय वस्तु को जब हम पढ़ते हैं तो वो विषय वस्तु से प्रश्न वैसे ही सीधे ही हल हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। और मैं कहूँगा कि 100% यह पुस्तक लक्ष्य पब्लिकेशन से जो प्रकाशित हुई है, निश्चित रूप से आपकी आगामी जो भर्ती परीक्षा है, जो मेन परीक्षा है, उसके लिए जो तैयार की गई है, वहाँ पर मील का पत्थर साबित होगी। तो रीट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को, जिसने ये पुस्तक पढ़ी है उनको तो बहुत ही बहुत साधुवाद, और जो बच्चे नए हैं आप मार्केट में जाकर एक बार इस पुस्तक का अवलोकन जरूर करें। आप कोई से भी प्रकाशन की चाहे पुस्तक पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि पुस्तकें खराब होती है, लेकिन पुस्तकों में विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रेजेंटेशन किस रूप में किया गया है। ज़्यादातर पुस्तकों में कट कॉपी पेस्ट उठा करके ऐसे ही कंटेंट को डाल दिया जाता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें इस प्रकार की विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन किया गया है कि सरल भाषा में बच्चों को इसका अधिगम हो सके। मित्रों, इस पुस्तक के संबंध में एक अन्य वीडियो में अपलोड करूंगा। इसके संबंध में अभी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आपको बता दूं कि रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे पीछे की तरफ लेखक परिचय दिया गया है। बुक का जो प्राइस है 588 दे रखा है, इसमें लेस करके ये लगभग 235 या 240-50 के आसपास आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। ये इसका अंदर का जो पेज है। अगर आपको अधिक जानकारी इस संबंध में प्राप्त करनी है तो लक्ष्य पब्लिकेशन के जो ये नंबर दे रखे हैं 9829927737, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अनुक्रमणिका दे रखी है, अनुक्रमणिका का विभाजन एक एक बिंदु को स्पष्ट बहुत ढंग से कर रखा है। आगे चलकर यहाँ पर हमने 16 इकाइयों में इसका विभाजन किया है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य से जो आपके एक नया टॉपिक रीट भर्ती परीक्षा में जुड़ा है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ICT एक नया टॉपिक जुड़ा है, कंप्यूटर से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड में चलता था उसको भी इस पुस्तक में डाल दिया गया है, ताकि आपको अन्य पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं हो। तो मेन भर्ती परीक्षा के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। तो प्यारे साथियों, अंतिम जो 17वीं यूनिट है, इसमें अब तक के आए हुए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हल पुस्तक में दिया गया है।
तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ें, तो वहाँ पर आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। 522 पेज में है और इसमें आपको कंटेंट जितना भी पढ़ोगे तो करीब 350 से 400 पेज ही आपको पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाला विद्यार्थी है तो उसके जो टॉपिक रीट या अन्य भर्ती परीक्षा में तो वो छोड़ने हैं। तो यहाँ पर डाल रखा है कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता वाले विद्यार्थी निम्न टॉपिक देखें, यूनिट 1-2 जो भी इसमें दे रखी है। सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी, पीटीआई वाले विद्यार्थी निम्न टॉपिक देखें। रीट वाले अभ्यर्थी निम्न टॉपिक देखें। रीट वाले अभ्यर्थी जो अभी परीक्षा दी है वहाँ पर यूनिट फर्स्ट शामिल नहीं है, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 और 14 यहाँ पर शामिल है। लेकिन अब जो मेन परीक्षा होगी तो मैंने यहाँ दे रखा है यूनिट फर्स्ट और यूनिट 12, यद्यपि पाठ्यक्रम में नहीं फिर भी उसको प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आपकी मेन परीक्षा में पाठ्यक्रम में यूनिट फर्स्ट का कुछ टॉपिक जोड़ दिया है, तो आप यूनिट फर्स्ट को भी जरूर पढ़कर जाएं। सीटेट वाले विद्यार्थी, हेडमास्टर वाले परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सभी के लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब विषय पर आता हूँ। आज की भर्ती परीक्षा 24 जुलाई की जो भर्ती परीक्षा थी उसकी आंसर की मैंने यहाँ पर तैयार की है। स्मृति के आधार पर ये पेपर है। कोई भी प्रश्न की भाषा, किसी भी प्रश्न की भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है तो आप अन्यथा नहीं ले। मैंने यहाँ पर बच्चों से पूछकर स्मृति के आधार पर इसको तैयार किया है। यदि किसी प्रश्न में संशय लगे या प्रश्न की लैंग्वेज के आधार पर उत्तर में सही नहीं दे पाया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा पहला प्रश्न, व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मित्रों, व्यक्ति के मस्तिष्क में जो प्रोसेस चलती है वहाँ पर उसको प्रोसेस को, ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है वैसे निर्मितवाद कहते हैं। लेकिन आपके रीट भर्ती परीक्षा में एक टॉपिक आता है मानचित्र निरूपण या मानचित्र की संकल्पना। एक कॉग्निटिव मैप बनता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में चलने वाली जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को संकल्पना नाम से जाना जाता है। तो पेज संख्या प्रज्ञा में 251 पर इसका स्पष्ट उल्लेख है। किसी भी भाई को संशय हो तो आप पुस्तक के पेज संख्या आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अवस्था नहीं है। तो पियाजे के अनुसार वहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। वहाँ पर 3 ऑप्शन में था, चौथा ऑप्शन बच्चों ने बताया चक्रीय दे रखा था, तो ये अवस्था नहीं होती। आप सभी को पता है 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिक आधार कौन कौन है? बच्चों ने मुझे जो लैंग्वेज बताई मैं उस आधार पर बता रहा हूँ। शिक्षा का आधार कौन कौन है? अब थोड़ी अटपटी मुझे लैंग्वेज लग रही है। शिक्षा का आधार शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है। तो मित्रों, शिक्षा का जो आधार है वो तीनों ही है। अब इसमें ऑप्शन में उपयुक्त सभी था तो राइट आंसर ये होना चाहिए। तो शिक्षा का जो आधार है यह इनका हो सकता है कि पेयर बना के दिया हो। तो शिक्षा का जो आधार है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होता है। यहाँ पर एक टॉपिक आता है शिक्षण के चर। चर किसे कहते हैं? वे आधारभूत तत्व जो शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित और संचालित करते हैं शिक्षण के चर कहलाते हैं। तो शिक्षण के जो चर हैं उस चर के अंतर्गत 3 तत्व शामिल होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। वहाँ पर आधुनिक युग में जो शिक्षा प्रणाली है उत्तरी ध्रुवीय प्रणाली है, इसलिए शिक्षा का आधार शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होगा। पेज संख्या 386 और 393 पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसातकरण से अभिप्राय है। मित्रों, ऐसा 3 पेपर जो पहले हुए और एक ये, चारों पेपरों में जीन पियाजे से संबंधित सवाल खूब पूछे हैं। तो आत्मसातकरण से अभिप्राय क्या है? आत्मसातकरण एसिमिलेशन को कहा जाता है, इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश जरूर ध्यान रखा करो क्योंकि इनके नाम जो है हिंदी में बदल बदल कर आ जाते हैं। वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत हेतु प्रयोग करना। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे ने कुछ शब्दावली दी है। जैसे सबसे पहला स्कीमा, व्यक्ति की जो मानसिक संरचना बनती है उसे स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा जो बनता है वहाँ पर स्कीमा में आगे जब कार्य करेगा व्यक्ति तो अनुकूलन का सहारा लेता है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 उपक्रियाएं शामिल होती है, एक आत्मसातकरण होता है और दूसरा अकोमोडेशन होता है। तो यहाँ पर आत्मसातकरण जो है इसका आत्मसातकरण से तात्पर्य होगा
जो वर्तमान स्कीमा है उसका बाह्य जगत को समझने के लिए जब बच्चा खुद प्रयोग करता है तो उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहना। तो चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहना, इसका स्पष्ट रूप से जो व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण में टीएटी परीक्षण में मैंने जितने भी परीक्षण दे रखे हैं वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रज्ञा बुक में आपको उसका प्रयोग कैसे करना है परीक्षण का, उसका भी उल्लेख है। वहाँ पर क्लियर रूप से लिखा हुआ है पेज संख्या 207 पर, विषय आत्मबोध परीक्षण या विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण जिसे टीएटी कहा जाता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ पर बच्चे को एक चित्र दिखाया जाता है, चित्र दिखा करके उसके चित्र के आधार पर कहानी लिखने को उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? इजी सवाल था। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया और बुद्धि के वर्तमान में 9 प्रकार बताए। एनसीईआरटी 8 मानती है, वैसे 9 प्रकार बताए। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्या कहलाता है? तो मित्रों खूब आपको मेरे वीडियो भी देखने को मिलेंगे प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। वहाँ पर मैंने आपको क्लियर रूप से बहुत अच्छे ढंग से अनुभव और प्रशिक्षण के बारे में बताया है। अनुभव और अभ्यास, अनुभव व्यक्ति 2 ही बातों से सीखता है, अनुभव से और अभ्यास से। तो अनुभव अभ्यास द्वारा उत्पन्न जो अधिगम होगा, अनुभव और अभ्यास द्वारा उत्पन्न जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे ही हम अधिगम कहते हैं। पेज संख्या 97 पर इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है बालक के निकटतम वातावरण जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से रहता है। मित्रों ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी में से पूछा हुआ सवाल है। बालक के निकटतम वातावरण जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से रहता है। तो बालक के निकटतम वातावरण, तो निकटतम वातावरण में क्या होगा? माइक्रो सिस्टम होता है। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने यहाँ पर विकास के कुछ मंडल बताए। तो यहाँ पर जो माइक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है, इस प्रकार उन्होंने इनका उल्लेख किया। तो बालक का जो निकटतम परिवेश होता है, निकटतम परिवेश उसका परिवार, उसका जो घर परिवार होता है, वहाँ पर बच्चा जो सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर अनुभव करता है, उसे ही ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम नाम दिया। नेक्स्ट है प्रति सप्ताह अध्यापक के कार्य घंटे कितने होते हैं? सभी पेपर में पूछा गया था। पेज संख्या 416 पर स्पष्ट रूप से है 45 घंटे। नेक्स्ट है आरटी एक्ट 2000। आरटी एक्ट कौन सा है? अब ये कई बच्चे बता रहे हैं कि सर आरटी एक्ट में सन पूछी थी, कई कह रहे हैं कि नाम पूछा था। जो भी है आरटी एक्ट 2009 है और उसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। आरटी एक्ट 2009 में बालकों की प्राथमिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि वहाँ पर पेपर में प्राथमिक था या प्रारंभिक था। दोनों अलग अलग हैं। प्राथमिक होगा तो उत्तर अलग हो जाएगा और प्रारंभिक होगा तो उत्तर अलग हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा आरटी एक्ट में प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य होता है कक्षा 1 से 5 की शिक्षा। और मित्रों उच्च प्राथमिक शिक्षा जिसे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है वो होती है कक्षा 1 से 8 की शिक्षा। इसी कारण से जब बच्चा कक्षा 8 को पास करता है तो उसकी जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट पर लिखा रहता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। कभी भी देख लेना आप, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो कक्षा 1 से 8 जो होती है वो प्रारंभिक होती है और 1 से 5 जो होती है वो प्राथमिक होती है। पेज संख्या 417 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मैं दावा करता हूँ आप जो भी प्रश्न मैंने पेज संख्या डाली आप मिलान कर सकते हो, आपको हूबहू मिलेंगे। यहाँ पर मंदबुद्धि बालकों में किस प्रकार की मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? पेज संख्या 195 पर मैंने वहाँ पर बालक, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, तो विशिष्ट बालक जो भी दे रखे हैं वहाँ पर 195 पर अंकित कर रखा है स्पेशल एक ही लाइन में कि मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनको हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। हस्तशिल्प से तात्पर्य होता है बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके जीवन में काम आ सके। वहाँ पर मैंने नोट डाल के भी लिखा हुआ है कि मंदबुद्धि बालकों के संबंध में आप मनोव्याधि की विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी जो यूनिट बना रखी है वहाँ पर उसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीता एक कार्यालय के अंदर जॉब करती है। मित्रों अब ये यहाँ पर कार्यालय मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर कार्यालय था या कोई क्या शब्द था उसका एग्जैक्ट पता नहीं, पर सीता एक कार्यालय मान लेते हैं के अंदर जॉब करती है, वह बड़े वेतन की तलाश में नहीं है, तो उसमें कौन सी अभिप्रेरणा है। जब कोई व्यक्ति किसी काम से संतुष्ट होता है, आत्मसंतोष मिलता है, बाह्य वातावरण से लालायित नहीं होता, तो मित्रों वहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखना छूट गया, तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है। मित्रों इस प्रश्न का भी आप कमेंट करके आप कोशिश करें, अगर हिंदी में आप लिख कर भेज सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश प्रॉपर सही नहीं लिखी जाती। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है, टीचर, अभिभावक, वस्तुनिष्ठ। अब मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान टीचर के द्वारा की जाती है, अभिभावक के द्वारा की जाती है, या वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा की जाती, किस प्रकार ये पूछा है। तो अगर ये तीन इस प्रकार जो मैं बोल रहा हूँ अगर यदि इसी प्रकार है, तो तीन ऑप्शन के आधार पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए। तो व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व के भाग, तो सिगमंड फ्राइड का पूछा है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के संबंध में संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल प्रस्तुत किया और व्यक्तित्व के इदम, अहम और परा अहम तीन भाग बताए। इदम यानी इड, अहम यानी ईगो और परा अहम यानी सुपर ईगो। पेज संख्या 36 पर स्पष्ट रूप से विद डायग्राम बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी बच्चे की 2 अवसरों पर कॉपी जांचने पर समान अंक आए। अब ये प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी, बच्चे प्रॉपर बता नहीं पाए, इसको भी मैंने सेट किया है। अब पेपर में क्या था वो आप इसका भी अगर ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं हो तो आप कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं। यदि किसी बच्चे की 2 अवसरों पर कॉपी जांचने पर समान अंक आए, 2 अवसर पर, अलग अलग अवसर पर कॉपी चेक करने पर समान अंक आते हैं, तो उसमें कौन सा गुण होगा, विश्वसनीयता होगा। यदि किसी परीक्षा को, ये इस प्रकार भी कथन हो सकता है आपका आया हो, यदि किसी परीक्षा को एक ही समूह को दोबारा दें तब उनके अंकों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए या कोई अंतर नहीं होता, तो कौन सा गुण होगा। मित्रों विश्वसनीयता का गुण होगा। पेज संख्या 402 पर इसका उल्लेख है। प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए। मित्रों प्रश्न पत्र स्तर के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न पत्र अति व्यापक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर ऑप्शन में अति व्यापक था तो यहाँ पर आपका कैसा नहीं होना चाहिए, अति व्यापक, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। स्तर के अनुरूप, समय के अनुकूल पेपर आपका होना चाहिए। पेज संख्या 403 पर इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटी एक्ट का निर्माण कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। तो ये प्रश्न भी 2 पेपरों में रिपीट हुआ है। पेज संख्या 415 पर स्पष्ट उल्लेख है। आरटी का जो अधिनियम है 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एलन ने प्रतिपादित किया। अब ये प्रश्न किस रूप में पूछा था, सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया, या फिर एलन ने किसका प्रतिपादन किया। तो किसी भी रूप में पूछे उत्तर एक ही होगा, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया विकृति है। तो डिसलेक्सिया मित्रों पठन विकृति है। अब ये डिसलेक्सिया विकृति है ऐसा पूछा था या अधिगम अक्षमता से संबंधित है ऐसा पूछा था। अब मैं आपको दोनों चीज़ समझा देता हूँ। मित्रों ये रीट भर्ती परीक्षा का पैटर्न है कि मनोव्याधि की जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी, इसमें से प्रश्न आता ही आता है। और आप विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये है, इसका पर्याप्त मैटर नहीं मिलता। आप तो जो नाम मिल जाते हैं बीमारियों को उठा उठा करके बुक में कॉपी पेस्ट उठा करके रख दिए और आप उनको पढ़ करके संतुष्ट हो जाते हो, हमने 20 नाम पढ़ लिए, 25 नाम पढ़ लिए। मित्रों ऐसे आपका कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। किसी भी पुस्तक से इसका आंसर सही नहीं बैठेगा। एकमात्र पुस्तक है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान, आप चेक कर सकते हो, विद डायग्राम इसको बना करके स्पष्ट दे रखा है। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। डिसलेक्सिया विकृति है, यहाँ पर अधिगम अक्षमता से संबंधित है, ये पूछा है, तो यहाँ पर अधिगम अक्षमता से संबंधित डिसलेक्सिया है। वहाँ पर मनोव्याधि की विकास के अंतर्गत अब ऑटिज्म भी आया बताया, अब ADHD भी आया था,
तो आप तो सभी बीमारियों जो कॉमन रूप से पढ़ लेते हो, तो आपको यही नहीं पता कि अधिगम अक्षमता से संबंधित क्या है। मित्रों, मनोव्याधि के विकास के अंतर्गत ऑटिज्म भी आता है, एडीएचडी भी आता है, और जो है अधिगम अक्षमता भी आती है। 5 विभागों में इसका विभाजन किया गया है, और वहाँ पर अधिगम अक्षमता के अंतर्गत पठन विकृति, लेखन विकृति और गणित विकृति शामिल होती है, तथा संचार विकृति के अंतर्गत भाषा को सुनने संबंधी, भाषा को बोलने संबंधी विकृति शामिल होती है। इस प्रकार अधिगम अक्षमता के अंतर्गत वहाँ विभाजन दिया गया है स्पष्ट रूप से। पेज संख्या यहाँ पर 226 पर आप इसको देख सकते हैं। सीसीई के अंतर्गत क्या होता है, यह प्रश्न भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, इसका आप कमेंट करके बताएं कि प्रश्न क्या था। बालकों में पक्षपात रहित, ये इसका आंसर था या ये प्रश्न था। सीसी के अंतर्गत बालकों में पक्षपात रहित, शायद ये आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में बिल्कुल और ऑप्शन जो बता रहे थे याद नहीं थे, बोल सर तो यही सबसे अलग था। तो मित्रों, ये आपका स्मृति के आधार पर मैंने पेपर हल करवाने का प्रयास किया। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप भूल जाते हो मित्रों, हम इतना प्रयास करते हैं आपके लिए, बड़ी मुश्किल से ये प्रश्न जुटाए हैं और इनको तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर नीचे दे रखा है प्रज्ञा बुक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्केट में जब भी जाएं पुस्तक का अवलोकन अवश्य करें। सबसे अलग अगर आपको पुस्तक ना लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गुरुजी आप झूठ कह रहे थे। बहुत ही शानदार पुस्तक है, लेखक आपके नीचे दिया हुआ है डॉक्टर अनिल कुमार यादव, लक्ष्य पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। लक्ष्य अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है। पुस्तक, छोटी मोटी पुस्तक तो वो वैसे ही नहीं निकालता। बुक मंगवाने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक 11 AM to 6 PM 982992973737। प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।